बच्चों वरिकाणु या नेफ्रॉन की संरचना, देखो दो प्रश्न बन रहे हैं कि नेफ्रॉन की संरचना समझाइए या मूत्र बनने की प्रक्रिया समझाइए। प्रश्न दो है, उत्तर दोनों का एक होगा। वर्काणु या नेफ्रॉन की संरचना समझाइए या मूत्र बनने की प्रक्रिया समझाइए। बच्चों इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने बताया था कि नेफ्रॉन वर्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है जिससे बच्चों मूत्र निर्माण का कार्य किया जाता है। जिस प्रकार बच्चों फेफड़े फुफ्फुस की संरचनात्मक इकाई कुपिका है, उसी प्रकार नेफ्रॉन की वृक्क जिसे आप बोलते हो किडनी, उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। बच्चों नेफ्रॉन का चित्र बनाने के लिए ना नेफ्रॉन की संरचना समझाइए या मूत्र बनने की प्रक्रिया समझाइए, दोनों क्वेश्चन एक ही है। नेफ्रॉन की संरचना समझाइए या मूत्र बनने की प्रक्रिया समझाइए। सबसे पहले मैं इसका चित्र बनाता हूं नेफ्रॉन का। वर्काणु या नेफ्रॉन का चित्र बनाने के लिए शुरुआती चरण जो है बच्चों, इसका एक प्याले नुमा संरचना के रूप में बना लेना चाहिए। लगभग ये देखो मैंने एक प्याले नुमा संरचना के रूप में बना लिया। ये देखिए जो शुरुआती संरचना है वो एक प्याले नुमा या एक कप नुमा, लेकिन किताब में प्याले नुमा लिखा गया है, उल्टा कप जैसा भी बन जाता है बच्चों। एक इस प्रकार का एक बर्तन आता है जिसको पकड़ के अपने ऐसे यूं समझ सकते हैं कि ये देखो ऐसे प्याला है, कोई चीज डालते हैं, ये हैंडल सा समझ सकते हो आप। तो अब शुरुआती भाग जो होता है ना नेफ्रॉन का, वो इस प्रकार से होता है, एक प्याले नुमा संरचना के रूप में, और इसको कहा जाता है बोमेन संपुट। इससे कहा जाता है बोमेन संपुट। ये बहुत सारे बोमेन संपुट नेफ्रॉन वृक्क में होते हैं बच्चों, और ये वृक्क का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। लगभग 10 लाख अति सूक्ष्म नलिकाएं एक वृक्क में पाई जाती है, जिन्हें वृक्क नलिका कहते हैं। वास्तव में ये उत्सर्जन की इकाई है। तो इसका जो प्रारंभिक भाग है वो मैंने बनाया है बच्चों। एक बार इसको थोड़ा सा मैं और बनाता हूं, देखो ये, और इसका नाम है बोमेन संपुट। बोमेन संपुट। एक आज वाली प्ले लिस्ट ला लो। इसको बोमेन संपुट कहा जाता है। इसके बाद में बच्चों इसका आगे का जो भाग है, पहले देखो इसमें एक धमनी गुजर, महाधमनी से ना एक धमनी निकल गई। ये देखो ये महाधमनी से एक धमनी निकल गई, और इसके अंदर बच्चों ऐसे महाधमनी का कुछ बना देंगे ऐसे। ये देखो ये धमनी इसके अंदर गई है, ये धमनी इसके अंदर गई है, और जो धमनी बच्चों इसके अंदर प्रवेश करती है ना उसे कहते हैं अभिवाही धमनी। कौन सी धमनी कहते हैं? अभिवाही धमनी। महाधमनी से एक शाखा निकलती है, ऐसे आप बना सकते हो कि ये बनाना जरूरी नहीं है, बनाना तो बना दो। महाधमनी से एक शाखा निकलती है जो इसके अंदर प्रवेश कर जाती है। जो वृक्क की धमनी इसके अंदर प्रवेश करती है उसे अभिवाही धमनी कहते हैं। और बच्चों इसके अंदर एक वृक्कीय शिरा भी होती है। ये देखो ये वृक्कीय शिरा इसके अंदर प्रवेश कर गई।
अब जो बुक है ना आपकी, उसमें अभिवाही धमनी का जिक्र है वो नहीं किया गया है। उसमें ऐसे लिखा गया है कि ये एक धमनी अंदर चली गई, इसको लिखा गया वरिकीय धमनी, इसको लिखा गया है वरिकीय धमनी। यहां पर सिर्फ अभिवाही धमनी की जगह बुक में नाम लिखा गया है वरिकीय धमनी। वरिकीय धमनी और वरिकीय शिरा, और एक जगह नाम लिख दिया गया है ऐसे, शिरा गुजार दी गई है, वरिकीय शिरा, वरिकीय शिरा। तो वो तो बच्चों आप जानते हो कि प्रत्येक जगह महाशिरा की एक शाखा जाती है, प्रत्येक अंग में शिरा, और प्रत्येक जगह महाधमनी की भी एक शाखा जाती है। अब बच्चों ये जो भाग है ना, बौमेन संपुट का आगे वाला भाग कुंडलीनुमा है, इसको इस प्रकार से नीचे एक यू शेप बना देंगे और ऊपर भी बच्चों एक यू शेप बना देंगे। एक मिनट समझिए यहाँ पे, ऐसे ऊपर लेके और नीचे लेके फिर ऊपर लेकर और कुंडलित कर देंगे बच्चों, और एक बार इसको ऊपर से गुजार देंगे ऐसे ही। एक तो ये तरीका है, या आप एक बार में ही इसको कुंडलित करके गुजार सकते हो। कुछ बुक्स में डायरेक्ट ऐसे बनाए गए हैं, बड़ी क्लासों में आप देखोगे ना, इसको ऊपर तक ले जाकर ऐसे इसको ऐसे करके इसको ऐसे इस प्रकार से इसको गुजार दिया गया है। और फिर बच्चों देखो ये इसको नीचे लाया गया है ऐसे ही, तो ये देखो बच्चों एक तरह से लगभग चित्र बन गया। अब आपको यू शेप बनानी है, अंग्रेजी का देखो इतना बना के है ना, इतना बनाकर एक राजस्थानी भाषा में बोलते हैं गेडिया, क्या बोलते हैं गेडिया। तो ये एक गेडिया, उल्टा गेडिया बनाना है आपको, यूं दादा वाला ये देखो ऐसे लगभग, और इसके नीचे यू बनाना है ऐसे यूं। ये देखो मैं यू बना रहा हूं, यहां बना रहा हूं, ये देखो मैंने यू बना दिया, यहां पर यू बनाना है, ये यू बना दिया। इसको बोलते हैं बच्चों हेनले का लूप, इसको बोलते हैं हेनले का लूप। इसके बाद में यहां पर नो बनाना है, अक्षर नो, ये ऐसे नो बनाना है, यूं यूं गणित का अक्षर है नो बनाना है। अब इसको डबल कर देना है यूं, और इसके ऊपर से गुजारते हुए यहां पर एक गणित का अक्षर है लगभग 3 बना देना यूं, लगभग 3 बना के इसको मोड़ देना ऐसे यूं, और इसको एक नलिका में प्रवेश करवा देना। ये देखिए बच्चों इस प्रकार से ये चित्र है वो पूरा हो गया। मेरी बात सुनो, अब नाम रह गए बाकी। अब आप कैसे बनाओगे बच्चों, ये कोई जरूरी नहीं है जैसे मैंने शेप बनाई है वही शेप आप बनाओ। यहाँ पर आपको नहीं समझ में आया दोबारा समझो। यहाँ पर आप इस लाइन को लेते हुए नो बना देना ऐसे,
और फिर इसको डबल कर देना है ऐसे यूं, और फिर कुंडलित मतलब इसके ऊपर से गुजारना है ऐसे यूं, और ऊपर ले जाके गणित का अक्षर 3 सुला देना है ऐसे यूं, और इसको सुला के देखो बच्चों ये एक नेफ्रॉन है। कितना नेफ्रॉन है ये? ये एक नेफ्रॉन इसमें खुल जाएगा, दूसरा नेफ्रॉन इसमें खुल जाएगा, तीसरा नेफ्रॉन इसमें, चौथा इसमें। इस प्रकार असंख्य नेफ्रॉन खुलते रहते हैं, और प्रत्येक थोड़ा थोड़ा मूत्र निर्माण करके इस नलिका में डाल देते हैं, और ये नलिका बच्चों वृक्क से बाहर निकलकर मूत्र वाहिनी में डाल देती है। ये संग्राहक नलिका बोलते हैं, स्टोर करने वाली नलिका। और मूत्र वाहिनी इस मूत्र को है वो मूत्राशय में डाल देती है, और मूत्राशय से बच्चों मूत्र मार्ग द्वारा हम शरीर से उत्सर्जन की क्रिया को पूरा कर देते हैं। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, चित्र बड़ा आसान है, ध्यान से इधर देखो, चित्र बड़ा आसान है। प्रारंभिक भाग क्या है इसका? प्याले नुमा, जिससे क्या कहा जाता है? एक्चुअल में बच्चों आपसे पूछे कि शरीर की उसमें वरिकाणु या नेफ्रॉन है क्या, तो आप ये लिखोगे कि वरिकाणु या नेफ्रॉन उत्सर्जन की इकाई है, जो कि वृक्क में सतही क्षेत्रफल बढ़ा देती है, ठीक जैसे फेफड़ों में गुप्पिका बढ़ा देती है। बच्चों ये वरिकाणु या नेफ्रॉन असंख्य है, और एक वरिकाणु या नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई है। इसका प्रारंभिक भाग एक प्याले नुमा होता है। जो बच्चे लेट ज्वाइन किया वो देखो, ये प्याले नुमा भाग है, ये प्रारंभिक भाग, और ये प्याले नुमा भाग है वो कहलाता है बौमेन संपुट। इसमें एक वृक्कीय सिरा और एक वृक्कीय धमनी गुजरती है, अंदर प्रवेश करती है, और रक्त कोशिकाओं का एक गुच्छ या जाल बना लेती है। इस गुच्छ या जाल को ग्लोमेरुलस कहा जाता है। इस गुच्छ या जाल को ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ये ग्लोमेरुलस है बच्चों, वो पूरा एक गुच्छा सा दिखाई देता है आपको। पीछे का भाग बच्चों एक नलिका के रूप में है। ये नलिका नीचे जाकर एक यू आकार की नलिका बनाती है, जिसको बोलते हैं हेनले का लूप। ये हेनले का लूप है, हेनले का लूप। और हेनले के लूप की ये नीचे जाती हुई शाखा है। कौन सी शाखा है ये? नीचे जाती हुई, जिसको कहा जाता है बच्चों अवरोही भुजा, अवरोही भुजा। और ये ऊपर जाती हुई शाखा है, इसको कहा जाता है आरोही भुजा, इसको कहा जाता है आरोही भुजा। और बच्चों ये जो लास्ट में है वो ये संग्रह नलिका है, संग्रह नलिका है। ये लास्ट में है वो संग्रह नलिका है। तो अब बच्चों वैसे तो चित्र बन गया, लेकिन बच्चों ये जो धमनी और सिरा है, इसके चारों ओर एक जाल बना लेते हैं। अब बच्चों जो धमनी इस ग्लोमेरुलस के बच्चों जो अंदर है ना, जो बाहर से प्रवेश करती है महाधमनी से, उसको बोलते हैं अभिवाही धमनी। और एक बच्चों धमनी की शाखा इससे निकलती है ऐसे यूं, और निकल के बच्चों इसके चारों ओर ऐसे यूं यूं फैल जाती है, और इसको बोलते हैं बच्चों अपवाही धमनी। इसे बोलते हैं अपवाही धमनी। आपको इसको ऐसे यू डबल कर देना है ऐसे यूं, ये अपवाही धमनी है। और इसको ऐसे इधर इसके साथ है ना मांस वृक्कीय सिरा ऐसे यू जाल बना देती है ऐसे इस प्रकार से। तो एक सतत जाल जो यू नलिका जो है हेनले का लूप, उसके ऊपर लगातार जारी रहता है बच्चों। उसे के कारण बच्चों थोड़ा पुनरावशोषण होता है, पदार्थों का पुनः अवशोषण। एक्चुअली बच्चों देखो मेरी बात सुनो, भी ये बोमेन संपुट है, इससे छनकर
कुछ उत्सर्जी उत्पाद इस नलिका में आ जाते हैं यहाँ, और फिर बच्चों इस नलिका में आने के बाद उत्सर्जी उत्पाद ऐसे नीचे जाकर यहाँ आएंगे। तो बच्चों कुछ और लाभदायक पदार्थ जैसे जल वगैरह है वो शरीर से बाहर नहीं निकलने चाहिए, उनका पुनः अवशोषण इसके द्वारा होता है। तो ये पूरा भाग है ना, अवरोही भुजा आरोही भुजा, ये पूरा भाग मिलकर हेनले का लूप बनाते हैं। ऐसा नहीं है भी ये अवरोही भुजा और आरोही भुजा कोई असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्म्स जो है भुजा वो अलग पार्ट है कोई, ये हेनले का लूप का ही एक भाग है। अब सोचो बच्चों, ये मैंने एक नेफ्रॉन बनाए और इसका कार्य है मूत्र निर्माण। अब एक नेफ्रॉन यहां खुल गया और दूसरा नेफ्रॉन है इसमें खुल जाएगा, तीसरा इसमें खुल जाएगा। इस प्रकार बहुत सारे नेफ्रॉन वृक्क के अंदर खुलते रहते हैं। संग्राहक नलिका जो लास्ट में लिखी है मैंने, संग्रह नलिका, देखो आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, मैं बताता हूं आपको। जो संग्राहक नलिका है ना बच्चों, वो नेफ्रॉन का वृक्क का भाग नहीं है। जो एनले का लूप है ना वृक्क का, वो वृक्क के मध्यांश में होता है। ये इतना भाग वृक्क का मध्यांश में होता है, ये भाग, और ये भाग है वो कॉर्टेक्स में होता है, वृक्क के प्रारंभिक भाग। लेकिन अब आपको तो ऐसा नहीं याद करना, बुक में मैंने देखा है तो बुक में कहीं भी इसका वर्णन है वो नहीं लिखा गया है, सिर्फ एक डायग्राम है वो बनाया गया है। तो बच्चों ये एक पूरा नेफ्रॉन या वृक्काणु का एक डायग्राम था।